अब्राहम अहनी से तुम कई बार खुद से मुखातिब हुए थे ना? तुमने कभी उसके रवैये को नोटिस किया था? उसके बात करने का अंदाज, उसका लहजा चुभता था तुम्हें? जी, इससे पहले एक बार मैंने एनी को देखा था बाहर लॉन में, तो मैं खुद चला गया था उससे बात करने, मगर ये मेरी हर बात का बदतमीजी से उल्टा जवाब देती। एहसास तो है, इनसे अब्राहम का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अरमगा ने हंकारा भरा। और दूसरी बात, एनी बड़ों को भी तुम कहकर मुखातिब करती। मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ था। मैंने उसको कई बार टोका कि अरमगान जैसे बंदे के साथ रहकर भी तुमने कुछ मैनर्स नहीं सीखे। बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं तो बुरा मान गई। अब्राहम ने हर पर हर सच बोला। जब तुम एनी के रूम में गए तब क्या हुआ? एनी उस वक्त सो रही थी। मैं समझा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैंने उसे हल्का सा झंझोड़ा। तो उसकी आंख खुली और मुझे देख कर वो गुस्से से फट पड़ी कि मेरी इतनी हिम्मत। उसके कमरे में घुस गया और जली कटी सुनाने लगी। फिर मैंने मोबाइल निकाल कर उसे मैसेज दिखाया तो सही मानों में उसे धचका लगा, क्योंकि नंबर उसी का था। उसने मोबाइल की तलाश में नजरें दौड़ाई मगर नहीं मिला। मैंने खुद उसके साथ मिलकर कबर्ड, दराज, हर जगह छान मारी, हमें मोबाइल नहीं मिला। एनी को लगा मैं ड्रामा कर रहा हूँ और ये सब मैंने जानबूझकर उससे बदनाम करने के लिए किया है। बट आई स्वेयर, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता था बाहर गए हुए हैं और एनी को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तभी दौड़ता हुआ आया। मगर जब मैं बाहर निकलने लगा, किसी ने बाहर की साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश की ओपन करने की, नहीं खुला। मुझे यकीन आ गया कि हमें ट्रैप किया गया है, लेकिन सदा की जज्बाती एनी को फिर भी ये सब मजाक लग रहा था और इसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलने पर एक साथ सबके लोग अंदर दाखिल हुए। झूठ, हम जब रूम में आ गए, मोबाइल ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा था। हम सबको वहाँ है। मेरा हाथी बीच में मुदाखलत करने लगा। एकदम चुप। तुम लोगों की ख्वाही की ऐसी की तैसी। अरमगा ने उसे शटअप कॉल दे दी। मोबाइल वहाँ कैसे आया हमें नहीं पता। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने खुद चेक किया था। अरमगान बार बार। एनी बोल उठी। मतलब उसी वक्त एनी के रूम में जो भीड़ जमा थी उसका फ़ायदा उठाकर किसने मोबाइल वापस रख दिया। इंटरेस्टिंग। मुजरिम तो काफ़ी शातिर निकला। अरमगा ने तंज़िया मुस्कुराहट हाज़रीन पर उछाली। अब्राहम के कहने के मुताबिक एनी को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं, हर किसी को तुम कहकर मुखातिब करती है। तो ये मैसेज टाइप करते वक्त एनी में इतनी तमीज़ कहाँ से आ गई जो इसने अब्राहम को आप कहकर बुलाया? अरमगा ने मोबाइल लहराया। तीनों भाइयों को सांप सो गया। इंसान को जैसे बोलने की आदत पड़ जाए तो वो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। मतलब साफ है, ये मैसेज एनी ने किया ही नहीं, किसी और की कारस्तानी है। बंदा चाहे जितना भी खुद को होशियार क्यों ना समझे, कहीं ना कहीं सुराग छोड़ ही देता है। बात बिल्कुल क्लियर है। एनी पर तुम लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। पहले एनी का मोबाइल छुपाकर उसे अब्राहम को मैसेज करना, अब्राहम का आना, रूम का बंद हो जाना, सब एक सोची समझी साजिश है। दोनों बेखबरी में मार खा गए। अब मुझे एनी के लिए इंसाफ चाहिए। मैं केस कर सकता हूँ तुम लोगों पर। अब्राहम, तुम खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो ना? अरमगान बड़ी होशियारी से उनके बनाए गए दाव खेलने लगा। जी, मैंने अपनी माँ की सर की कसम खाई है कि मैं इन सब में शामिल नहीं। अगर आप केस करना चाहते हैं तो फिर मैं अपनी बात पर डटा रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। अब्राहम राज़ी हो गया। अब दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मामला घर में ही सुलझा कर रफा दफा किया जाए। दूसरा, हम ये केस कोर्ट में ले जाएंगे और मुझ में इतना दम है कि सच की बुनियाद पर केस जीत जाऊँ। मगर वो क्या है ना, तुम लोग थोड़े शरीफ हो, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहोगे। और फिर यहाँ इस हवेली में भी जवान लड़कियाँ हैं, सबसे ज़्यादा असर उन पर होगा। अरमगान बारी बारी दिलचस्पी से सबके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर बात कर रहा था। मैंने भूला भी था, इस कल के चौकड़े में कोई तो बात है, इसे हल्के में मत लो। मगर तुम जिद पर कायम थे। अब भुक तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। यास्मीन ने भाई के कान में गुस्से से पंकारते हुए सरगोशी की। हर तरफ हू का आलम था। फिर से अरमगान ने गला कंकार कर बात शुरू की। और मुझे यकीन है कि तुम लोग कभी नहीं चाहोगे कि मामला घर की दहलीज से बाहर जाए, तुम लोगों की इज्जत की नीलामी हो और घर की बात घर में ही रहे। तो हम अब्राहम और एनी का निकाह करवा देते हैं। मगर तुम लोग राज़ी नहीं हो तो आज ही हवेली वाले के सब मर्दों के ऊपर हत्या की इज्जत का केस दायर कर देंगे। अरमगान बड़ी होशियारी से उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा? हम खानदानी लोग हैं। मेरा बेटा क्यों इस 2 टके की लड़की को अपनी सोचियत में लेगा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, माँ बाप का अता पता नहीं। यास्मीन भवड़ गया। जबकि समाविया का तो मानो किसी ने पेट में छुरी घोंप दी हो।
वो अब्राम को बचपन से चाहती थी और यहाँ किसी को मुफ्त मिल रहा था। अब्राम, तुम्हारा क्या फैसला है? उसने घूम फिर कर एक बार फिर अब्राम को दरमियान में उतारा। मैं राजी हूँ। अब्राम बिला चूचड़ा मान गया। तुम हमारे खिलाफ जाओगे? अपने बाप के खिलाफ? अयाज में बिजली किसी तेजी से उठकर खड़ा हुआ और अब्राम का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा। जी, आप लोगों को चाहिए था मुझे सफाई का मौका देते, मेरा इत्तेबार करते, तो सब मिल बैठ कर इन सब के पीछे का जिसका हाथ है उस शख्स को बेनकाब कर सकते थे। मगर आप लोगों ने ना तो मेरा यकीन किया ना मेरा साथ दिया। मुश्किल वक्त में अकेला ही छोड़ दिया। मगर अल्लाह अपने बंदे को बिखरने से पहले ही थाम लेता है। वो मुझे टूटने नहीं देगा। अब्राम के लहजे में कान जैसी चुभन थी। बावले हो गया? जानते में हो क्या बोल रहे हो? हमारी शान में गुस्ताखी करने की जरूरत में हवेली और ख़ानदान दोनों से दरबदर कर दिए जाओगे। अब की बार अमान मीर ने अपनी औकात दिखा दी। वाओ, आज तो सबके ताले खुल गए। अरमगान ने मान मीर पर सर नजर डाली। हो जाने तो चाचा सरकार, वो तो मैंने गुस्ताखी नहीं की थी, तब भी आप लोगों ने साथ नहीं दिया। खानदान का मतलब जानते हैं आप लोग? मुश्किल वक्त में एक दूसरे का शाना बिशाना खड़े रहने को फैमिली कहते हैं, ना कि अपने ही खून पर इल्ज़ाम लगाकर कटहरे में खड़ा करके सज़ा सुनाना। ये जो इंसान सामने बैठा है, पता है किसके लिए लड़ रहा है? उस लड़की के लिए जो ना तो इसकी सगी बहन है ना बेटी। और यहाँ आप सब मेरे अपने होकर भी मेरे लिए किसने स्टैंड लिया? समाविया, तुम तो मुझसे प्यार की दावेदार थी ना। तुमने भी आवाज़ दबा दी। तुम्हारे प्यार के लिए भी छोटा सा टेस्ट था ये जो तुम हार गई। इतना बेमोल तो नहीं था मैं। और फिक्र ना करें आप लोग, इतना कमा सकता हूँ मैं कि बीवी की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अरमगान भाई, मैं तैयार हूँ। जब चाहे मैं पूरे दिल से यानी को अपनी बीवी बना लूँगा। सबकी नज़र समाविया पर आकर ठहर गई, जिसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने पास पड़े सोफे का सहारा लिया, वरना ज़मीन बोस हो जाती। भाई, आपको हवेली से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी रुखसती होगी तो यानी मेरी जगह यहाँ आएगी, हवेली की बेटी बनकर। मैंने और अरमगान ने डिसाइड किया है कि हम अपना हिस्सा यानी के नाम कर देंगे, ताकि वो सिक्योर रहे अपने घर में। एक बार फिर सबने कीनत और निगाहें शाह पर डाल दी। शाम को तैयार रहना, मैं मौलवी और गवाहों का बंदोबस्त कर दूंगा। अरमगान ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लड़के की तरफ से मुझे बतौर गवाह पेश करना। जैन ने अब्राम के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती का फ़र्ज निभाया। सॉरी यार, जिस वक्त तुम्हें ज़रूरत थी मैं मौजूद नहीं था। जैन, तुम इन लोगों का साथ दोगे? बाजी मीर हादी के हाथों रेत की तरह से लग रही थी तो जी जान से लरज़ उठे। जी बाबा, मैं आप लोगों की तरह खुदगर्ज और बेहिस नहीं हूँ। मुझे भरोसा है अब्राम पर। हम लोग भी ये केस जीत सकते हैं क्योंकि अब्राम बेकसूर है, मगर उसकी जल्दबाजी की वजह से यानी के किरदार पर उंगली उठी है। तो ये बिल्कुल ठीक फैसला है कि वैनी को वही ईमान वही इज्जत लौटाए जो यहाँ के लोगों ने छीना है। जैन का लठ मारने वाला अंदाज था। आज शाम को निकाह है तो जिसको शिरकत करनी है वेलकम। फिर जुमा के बबरकत दिन पर आनी और ईशा की रुखसती होगी एक साथ। मैं भी पब्लिकली अपनी शादी अनाउंस करूँगा। और मकानपुर सुकून चाल चलता हुआ सोबिया बेगम के सामने खड़ा हुआ। आपको तो खुश होना चाहिए सासुमा, एक साथ बेटे और बेटी के फर्ज से सबक दोष हो जाएंगी। आपका आना तो बनता है। कब तक फिर ज़ोदा रिवायात की दवाओं में आकर बच्चों की खुशियों से मुँह मोड़ेंगी? पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले आंखों में फातिहाना चमक लिए खड़ा था, जबकि सोबिया बेगम बगैर किसी तासुर के उसे देखने लगी। ओह, आई एम सॉरी। मैंने कुछ देर पहले तुम्हें एनी के रूम में जाते देखा तो सोचा ईशा की तबीयत पूछ लूँ। आतिका जो बगैर नौकिए रूम में दाखिल हो गई, अरमगान और एनी को एक दूसरे में मौकन देकर खफत मिटाने को वजाहत देने लगी। कोई बात नहीं, अब कभी भी आ सकती है मुझसे मिलने। ईशा अरमगान के हिसार से निकल कर उसके करीब आ गई, जिसे अरमगान के वजूद में शरारे दौड़ने लगे। मेरी मौजूदगी में आने से एतराज़ किया करें तो बेहतर होगा। सबर के एक उसीले घूंट पीकर अरमगान ने खुद को तर्श बोलने से बाज रखा, क्योंकि आतिका से ईशा की मोहब्बत मिसाली थी और वह ईशा को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। अरमगान अपने शताल को दबाने बाहर निकलने लगा कि आतिका ने पीछे से पुकारा। उसके कदम ठटके मगर रुख मोड़ने की सहमत नहीं की। मुबारक हो बेटा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। एलिस तस्ही कर ले, दमाचे कहकर बुलाए। और किस चीज़ की मुबारकबाद? अरमगान ने चौंक का झटके से रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। कम ऑन अरमगान, हम पेरेंट्स बन रहे हैं ना, तो इस खुशी में। ईशा ने आतिका के गिर्द बाजू हमाल करके जवाब दिया।
जो कि अरमगान के खूबरू चेहरे पर नजर जमाए साख्त खड़ी थी। आपकी बेटी माँ बनने वाली है तो माँ होने के नाते उसे मुबारकबाद दें। मैं अपनी खुशियाँ अकेले सेलिब्रेट करता आया हूँ। अरमगान तजिया मुस्कान लिए गोया हुआ। मेरे करीब आने की या प्यार जताने की कभी ज़रूरत नहीं है। मेरा इस घर में सिर्फ एक ही रिश्ता है, अनचाहे दामाद का। वो भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि मैं अपनी बीवी को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अरमगान के अल्फाज थे कि हथौड़े के वार जो आतिका के दिल के आर पार होने लगे। कदम लड़खड़ाए तो ईशा ने थाम लिया। क्या हुआ? झटका लगाना? आपको तो अपने बच्चों का देखे बगैर नींद नहीं आती। कभी किसी को गोद में लिटाकर सुलाती हैं, कभी किसी की मोहब्बत का दम भरती हैं, कभी किसी पर मोहब्बत जताती। थकती ही होंगी आप। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी राय दी जाए। ईशा का ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूँ जब तक यहाँ है हम। जी भरकर उसे देखकर ममता को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश करें। अगर किसी चीज़ में अरमगान एक्सपर्ट था तो वह अल्फाज से घाव देना था। आप भी वो वही करने लगा था। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आतिका ने नमकीन पानी हल्क से उतारा। क्योंकि मुझे नफरत है आपसे, मिसेस मेहरबान कामत। अरमगान ने तनफ्फुर से चिपा कर लफ्ज़ों के निश्तर फेंके। माँ हूँ तुम्हारी और ईशा मेरी बहू है। मेरी ख्वाहिश पर तुम दोनों का निकाह करवाया था पापा सरकार ने, और अब तुम उसे मुझसे छीन कर ले जा रहे हो। आतिका की हिम्मत जवाब दे गई थी। रियली? ज़रा फिर से कहे माँ। सुनने में और बोलने में जितना दिल को भाता है ना, देखने में वैसी फीलिंग्स ही नहीं आ रही। और 20 साल बाद माँ मंजर पर आ गई। अजीब बात है ना, जिसको जन्म दिया था इसे करता न करता गुनाहों की सज़ा में गैरों के रहमो करम पर छोड़ दिया, और नाम ने हाथ अपनों को सीने से लगाकर सर आंखों पर बिठा कर रखा है। और बड़ी बात, किसी को मालूम भी नहीं कि आतिका मीर का कोई बेटा भी है, जिसको पैदा होते ही नाना की गोद में डालकर जैसे खुद को उसके वजूद के बोझ से आज़ाद करवा के अपने फराई से सबकदोश हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपके किसी बहकते चटाख, एक और लफ्ज़ नहीं, तुम किसी गुनाह का बोझ नहीं थे। आतिका पर उसकी बातें गिरा गुजर रही थी, जबकि हंस कर मकान की आंखें पानियों से भर गई। उसे पागलों की तरह पहली दफ़ा हंसते देखकर ईशा में को वो कोई जुनूनी लगा। फूफो प्लीज़। ईशा अरमगान के दहकते रुखसार पर हाथ रखकर इल्तिजाइया गिर कर आई। तो इन्हें समझाओ ना, कोक मेरी भी उजड़ गई थी। इसके वजूद को छुपाने की बहुत सी वजूहात थीं, वरना अब तक शोहर के साथ साथ इसे भी याद हो बैठती। आतिका की आवाज़ पस्त हो गई। तो अब मैं कौन सा जिंदा हूँ? आपका बेटा 20 साल पहले मर गया था। यहाँ जो आपके सामने खड़ा अरमगान नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है जो सांस ले रहा है, और मुझसे मेरा बचपन, मेरे माँ बाप छीनने वाले और कोई नहीं। इस हवेली के लोग हैं जिन्हें मैं बख्शने वाला नहीं। अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब बेबाक करने आया हूँ इन लोगों से। मैंने अपने फूफो को अपनी आंखों के सामने तड़पते सिसकते हुए दम तोड़ते देखा है, और उनकी सांसें छीनने वाले लोग भी यही थे। अब पहले की तरह बेनियासी का चूल्हा ओढ़कर बैठकर सिर्फ लुत्फ उठाएं। अरमगान का खलफशार खून बुलंद हो गया था। अरमगान, क्या करने वाले हो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आतिका का खूबसूरत चेहरा सोज अलम की तशरीह कर रहा था। जवानी की तहलीज पार करने के बाद भी उसकी खूबसूरती मान नहीं पड़ी थी। और मुझे रोकेगा कौन? आप? अरमगान ने सफाकियत की इंतहा करके आंख दबा दी। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं ज़रा निकाह की तैयारियां देख लूँ। वो सूखे पत्ते की तरह लरसती आतिका मीर पर एक नज़र डालकर हिजा को मुखातिब कर गया और सीढ़ी बजाता हुआ निकल गया। ईशा, अरमगान क्या बोल कर गया है? वो मुझे दूर ज़रूर था, मगर मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी याद से गाफिल नहीं हुई। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने पल पल उसे याद किया है। उसकी बाहों में लेने, सीने से लगाने के लिए तड़पी रही। इतने साल आजमाइश के बाद भी मेरा बेटा मिला है तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे जीने की वजह है अरमगान। मैं उसे किसी बदले की नज़र नहीं करना चाहती। दामी जुदाई नहीं सह सकूंगी। उसे कहो मेरे जख्मों को ना सूर बनाने की कोशिश ना करे। पता नहीं मेरे नसीब की इससे आप भक्ति कब जान छोड़ेगी। आतिका की आवाज़ में दुख का अंसर नुमाया था। पप्पू, आप हौसला रखें और अपने बेटे पर यकीन भी। वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपको, मुझे या किसी बेगुनाह का खतरा हो। मगर गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा बाप हो या चचा ही क्यों ना हो। अरमगान ने बहुत कुछ सहा है, खुद को दोष मत दे। ईशा आतिका की हिम्मत बांधने लगी, जबकि आतिका अरमगान के तंदोल तल्ख जुमलों पर सकते में थी। ऐनी को ईशा ने अपने एक कामदार नया सूट पहनाया। बगैर किसी आराइश के भी वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, और साथ में सर पर सुर कोटे वाला दुपट्टा सजाया। पैराडाइज से शहर भी आई थी, जिसका मकान ने बसात खुद बुलाया था। सानी, एक लौता भाई हो तुम्हारा, तुम तो कम अज़ कम शिरकत कर सकती हो निकाह में। तुम्हारे गिरेज की वजह मुझे समझ से बलादर है। निकाह हो आ गया था।
अब्राम में सादा स्याह सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज में मलबूस इस वक्त सानिया के रूम में मौजूद था। भाई मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मगर वो लड़की मुझे एक आंक नहीं पाती जो आपके लिए और हम सब के लिए तकलीफ़ का बाइस बनी। मैंने हमेशा स्माविया को अपनी भाभी के रूम में देखा है। वो आपको चाहती ही थी बेइंतहा। उसकी बेताबी आपसे भी ढकी छुपी नहीं थी। दिल टूटा है उसका। आपकी ज़िंदगी का इतना अहम दिन है, मगर मैं नहीं आ सकूँगी। स्माविया मेरी दोस्त है, उसके लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ऊपर से ईशा की खुफिया शादी, ये सब कुछ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सानिया का ने मैं ना आने की वजह बता दी। हम सब ऊपर वाले के रहमो करम पर हैं। सब कुछ तय होता है। हम सब उनके फैसलों के आगे सर तस्लीम गम कर देते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और ईशा की निकाह का सुनकर मैं खुश हूँ। अरमगान किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। ईशा खुशकिस्मत है, उसे अरमगान जैसा शोहर मिला जो उस पर जान छिड़कता है। छोड़ो ये सब। अगर तुम्हें अपने भाई की खुशी वाकई अजीज़ है तो अपना ईगो साइड पर रखकर आ जाना, मुझे खुशी होगी। अब्राम ने उसके सर पर बोसा दिया और निकल गया। अब्राम, ये निकाह के बाद एनी को पहना देना, ख़ानदानी कंगन है। मेरे निकाह वाले दिन तुम्हारी दादी ने मुझे पहनाए थे। वो हॉल की तरफ जा रहा था जहाँ अरमगान और बाकी अफराद निकाह के पास मौजूद इसके इंतज़ार में थे कि अरमगान की माँ सोबिया बेगम ने उसे पुकारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, बस आपकी दुआएं चाहिए। एनी के लिए माँ चाहिए। अब्राम ने उसके हाथ में मौजूद कंगन पर अपना हाथ रख दिया, जबकि आंखें कर्बोजियत से भर आईं। अब्राम, मैं इस उम्र में तलाक का टैग माथे पर सजा कर नहीं जी पाऊंगी। सोबिया बेगम, आप विदा हो गई। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। मेरे जीते जी आप ऐसे खदशे और वहम कैसे पाल सकती हैं। बाबा सरकार आपको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना चाहते हैं तो बेशक कर दें। आपका बेटा हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी ढाल बनकर। फेंक आए खुद के ऊपर अब पहनी हूँ बेहुदा रवायात की दबेश चादर को। अपने और अपने बच्चों के लिए जीना सीख ले मम्मा, हमें आपकी ज़रूरत है हर कदम पर। अब्राम माँ को गले लगाए, तासो बड़े भारी लहजे में गोया हुआ। उसने अब्राम के चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर उसके माथे पर लब रख दिए। मैं आऊँगी मेरा बच्चा। अब्राम का मन एकदम हल्का हो गया, जैसे सर से कोई बहुत भारी बोझ सिरक गया हो, और सर हिलाकर उसके हाथ से कंगन लेकर पॉकेट में रख दिए और हॉल की तरफ बढ़ गया। हवेली में से सिर्फ जैन और सोबिया बेगम ने निकाह में शिरकत की थी। अब्राम इतने पे भी खुश था। निकाह हो गया तो अब्राम सबके गले मिलकर मुबारकबाद वसूल करने लगा। अरमगान के करीब आकर वो थोड़ा फासले पर रुक गया। एनी जिस शिकस्ता हाल में मुझे मिली थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, बिल्कुल पागल सी, बात पर भर जाती, खुद को जिए देने की कोशिश करती। मुझे उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लौटाने में अरसा गुजर गया। ये सब तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब उसकी ज़िंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में थमा दी। तुमने उसकी हिफाजत और उम्र भर साथ निभाने का अहद किया है, और उम्मीद रखता हूँ तुम अपने वादे का मान रखोगे। एनी का कोई भी नहीं है, रिश्तों की तलखियों से नाबल्द है वो। उसके पास सिर्फ एक ही रिश्ता था, अरमगान का, मगर वो अरमगान खुद किसी की अमानत था। एनी थोड़ी सरफरी सी है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। अगर कभी कोई गलती सरजद हो जाए तो बजाय बदगुमा होने के उसका बचपना समझकर माफ़ कर देना। वो थोड़ी उलझी सी है, मगर तुम सुलझा देना। ये मत सोचना कि वो किसी बदले की अवज़ तुम्हारे सर पर मुसल्लत की गई है। अरमगान खिलाफ मामूल ज़्यादा बोल गया और अब्राम को गले लगाया। मुझे खुद से जुड़े लोगों के हवाले बहुत अजीज़ हैं अब्राम। उसके कान में गंभीर सरगोशी करके वो दूर हटा। थैंक्स अरमगान भाई, और मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, एनी कौन है, मगर मैं उससे प्यार करने लगा था, और प्यार में बाकी सारी बातें बेमायनी हो जाती हैं। अब्राम उसके वजीह स्पोर्ट चेहरे पर नजरें जमाए कदर तहम्मुल से गोया हुआ। जाओ अपनी बीवी से मिल लो। अरमगान उसके कंधे पर हाथ रखकर गोया हुआ। जी। अब्राम बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा। हाँ जाओ, हवेली में रिवाज है ना निकाह के बाद बीवी से मिलने का, मुंह दिखाई देने का, मिल लो। अरमगान संजीदगी से गोया हुआ। एनी को ईशा के रूम में शिफ्ट किया गया था। अब्राम नौकर के रूम में दाखिल हुआ तो एनी को अपनी माँ के सीने से लगे देखकर उसकी रगों में सुकून की सराहियत करने लगा। मुबारक हो बेटा। सबसे पहले आतिका उसके गले लगी। थैंक्स फूफो, और साथ में खड़ी ईशा को भी खुद से लगाया। फिर वो माँ के करीब आया तो उसकी माँ ने बेसाख्ता उसे सीने से लगाया और कई आंसू अब्राम के कंधे ने जज्ब कर लिए। मामा रोना नहीं, आपका बेटा आज बहुत खुश है, प्लीज़। अब्राम ने उसके आंसू साफ किए। भाई एनी से नहीं मिलना। ईशा उसकी बेचैनी नोट करके शरारतन गोया हुई। हाँ वो मिल लूँगा,
तवील सांस खींच कर वो दिक्कत लहजे को नॉर्मल करके उसने एनी पर एक सरसरी नज़र डाली तो हवा सल्ब हो गए। सुर्ख तमतमाता चेहरा, साथ में सुर्ख दुपट्टे के हाले में उसका मनमोहनी चेहरा दहक रहा था, जो उंगलियों का आपस में उलझाए हाथों की लग्जिश को काबू करने की तकतों में बुरी तरह नाकाम थी। ईशा अपनी माँ और आतिका बेगम को साथ लेकर रूम से निकल गई। मुबारक हो एनी। एनी को कंधों से पकड़कर नरमी से अपने मुकाबले खड़ा करके वो अपनाइए से लबड़े इस लहजे में खोया हुआ। एनी की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। उसने सख्ती से आंखें मीच ली। उसके गुलाब चेहरे के ऊपर उठाकर उसने एनी के माथे पर मोहब्बत जब्त की। एनी उसके गर्म लबों की नरमाहट महसूस करके करंट खाकर पीछे हटी। दूर रहो तुम। अपने दिल की धड़कनें सुस्त पड़ते देखकर वो हवास भागता हो गई। बोल्ड सी एनी के उसान खता सही मायनों में खता हो गए। अब्राहम के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरने लगी और एनी को सीने से लगाया। मुझे 100 बार भी ज़िंदगी मिले तो मैं हर बार तुम्हारा इंतखाब करूँगा। मुझे तुमसे मोहब्बत करते रहना पसंद है, किसी भी बदले की तमन्ना किए बगैर। और मगान ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कान के लो को हल्का सा छुआ। चिपक क्यों रहे हो? वो फासला बनाकर शर्मो हया से सुर्ख होती हुई झिझकती हुई बोली। अब्राहम पुरहिद्दत नज़रों का इर्तिकास वो खुद पर महसूस करके कान की लो तक सुर्ख हो गई। बकौल तुम्हारे मेरी सूरत तो काबिले कबूल है। तुम्हें एक नज़र उठाकर देख सकती हूँ मुझे। अब्राहम ने उसकी कही गई बात दोहराकर अपने दरमियान अजनबियत की दीवार गिराने की कोशिश की। मुझे जाना है। महरम की गुर्बत वाकई आवाज़ झंझोड़ देती है। अपनी उथल पुथल सांसों के बीच कहकर रुख मोड़ कर जाने लगी। एनी, अब्राहम ने बेताबी से पुकारा। एनी के चलते कदम रुक गए। तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया। प्लीज़ तुम मुझे कभी मत धुतकारना। बाकी का सफ़र तुम्हारे संग तय करना है। उसके करीब आकर एनी के नरम सफ़ेद बायां हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर उसमें कंगन पहनाए और कंगन अपने लब रख दिए। अब्राहम के मिलते जाना अल्फाज और बेतकल्लुफ़ी से छोड़ने पर एनी के दिल ने एक बीट मिस की। बगैर कोई जवाब दिए वह रूम से निकल गई। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एनी नीचे आकर तेरे नगोश के साथ आतिका के सामने खड़ी हो गई, जो सोफे पर ईशा के साथ बैठी थी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। आतिका जल्दी से अपने पहलू में उसके लिए जगह बना गई। वो बखौर आतिका के चेहरे पर छाई खलूस मोहब्बत की कलियां देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आतिका ने उसे खुद की तरफ टिकटिकी बांधे देखा तो मुस्कुराकर इस्तफसार किया। ये भी मेरी तरह सोच रही हैं कि आप इतनी प्यारी क्यों हैं? और आपका डिम्पल तो वाह कमाल का है। मैं तो दीवानी हो गई हूँ, है ना? सहर ने बीच में मुदाखलत करके एनी के गिर्द बाजू फैलाए। हॉल में दाखिल होते अरमगान ने सहर के आखिरी अल्फाज पर अजियत से आंखें मीची। आतिका ने अरमगान के चेहरे पर कर्ब के आसार देखे। अरमगान चेहरे पर बिसाड़ी समय अंदर दाखिल हुआ तो एनी बेताबी से उठकर उसकी तरफ लपकी और उसके सीने से लगकर जब्त का बंधन टूट गया और रो पड़ी। अरमगान ने उसके सर पर नरमी से बोसा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना अरमगान, अपने घर जाना है। एनी बच्चों की तरह नरूठेपन से बोली। अब की जानकारी के लिए अर्ज है भाभी बेगम के अब तुम्हारा घर यही है। अरमगान के पीछे अंदर आते जैन ने हल्का सा टॉन्ट किया। लहजे में मजाक की अमेज़ें शामिल थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है जैन, अब ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारा भाई भी तो इधर ही रहता है ना। अरमगान उसे दिलासा देते हुए रवानगी में ही एनी की फिक्र में मगलूब होकर बोल उठा, मगर अगले पल अपने अल्फाज की गहराई जानकर एकदम सबकी हैरत और बेयकीनी से मिले जले तासुरात को देखकर वह सटपटा गया। भाई? जैन की भवें ऊपर को शूट हुई। हाँ, अब्राहम के भाई हो ना तुम? अरमगान ने जल्दी से वजाहत पेश करके उसे मुतमईन करने की कोशिश की, मगर ईशा और आतिका को उसका अंदाज कुछ खटका। आतिका एक जान दीदा खातून थी, पल में सामने वाले की सोच पढ़ लेती। अरमगान ने उसकी तरफ देखने से मुकम्मल एतराज़ किया। यार एनी, एक कप चाय तो पिला दो। जैन और अब्राहम ऑफिस से थके हारे आए तो एनी को ईशा के साथ बैठे देखकर उसने दुखते सर को पकड़कर फरमाइश की, जबकि एनी उसकी गैर मुतवक्किल फरमाइश पर उलझन का शिकार हो गई। अब्राहम भी जैन की बात सुनकर रूम में जाने के बजाय उसके साथ ही बैठकर एनी के चेहरे पर फैलते रंगों को देखने लगा। मैं बनाती हूँ भाई। ईशा ने जैन को आंखों ही आंखों में बाज रहने की तलकीन की। अरे मेरा मन कर रहा है यार एनी के हाथों की चाय पीने का, इतना तो कर सकती है ना मेरे लिए। आफ्टर ऑल इकलौता देवर हूँ उसका, और अरमगान तो इसका भाई भी बना दिया। जैन के बढ़ते इसरार पर एनी की रंगत फक हो गई, जबकि अब्राहम ठोड़ी के नीचे मुट्ठी जमाकर महफूज होने लगा। मुझे चाय बनानी नहीं आती।
अजीब ज़बरदस्ती थी, पीछे ही पड़ गया। एनी असली टोन में वापस आकर बोली, तो सीख लेने में क्या हर्ज है। आज शुरुआत मुझसे ही कर लो, यकीन मानो जैसे भी बनेगी मैं खुशी खुशी पी लूँगा। एनी की उड़ी रंगत से महफूज होता हुआ मुसलसल उसे छेड़ने लगा। स्माविया और सानिया भी हाल में आकर बैठ गई। एनी के साथ अपने भाई की बेतकल्लुफ़ी देखकर वो दांत पीसती रह गई। कल मोही सबको काबू में रखने का हुनर रखती है। रमगान ने कभी कोई काम नहीं करने दिया। हमारे घर में नौकरों की फौज हमा वक्त मौजूद होती थी। एनी ने नज़र पेश किया, यार ट्राई तो करो ना, प्यार से बनाओगी तो अच्छी बनेगी। और फिर तुम्हारा ये शोहर है ना, ये हेल्प कर देगा, सिखा देगा तुम्हें, बहुत अच्छी चाय बनाता है। क्यों अब्राम? उसने लगे हाथों अब्राम को भी इन्वॉल्व किया, जो अब्राम का जोर का अच्छू लगा। मैं खुद थक कर आया हूँ, तुम्हारी बेढंगी फरमाइश मेरी बीवी क्यों पूरी करे? अब्राम ने भारी झंडी दिखा दी, जबकि जैन के अगले अमल से सपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसने एनी को हाथ से पकड़कर खड़ा किया और इसे साथ ले किचन में जाने लगा। मीर हादी की काटधार आवाज़ समातों में गूंजी, ये क्या बेहूदगी फैलाने लगे हो तुम लोग? और जैन, तुम्हें कोई एहसास भी है तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की ज़बरदस्ती हमारे सरों पर मुसलत कर दी गई है। इसकी वजह से रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। होश के नाखून लो, क्यों से सर पर सवार कर रहे हो? चाचा सरकार, आप इस तरह मेरी बीवी की इंसल्ट नहीं कर सकते। आप इस घर की इज्जत है, ये मीर ख़ानदान की बहू है। अब्राम बिजली की तेज़ी से यानी के करीब आकर उसके दिफा करने लगा। उसे मीर ख़ानदान की बहू हम तस्लीम नहीं किया। बेहतर होगा इसे हमारी नज़रों से दूर रखो, चुपती है मेरी नज़रों को। मीर हादी यानी के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर अंदर तक सरशार हुआ। मैं भी यही सोच रहा था कि यानी की नज़र तुम लोगों के मकरूह चेहरों पर न पड़े, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है, हम हवेली को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अरमगान ने कोट सोफे की तरफ उछाल कर आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाई। हम खानदानी लोग हैं अरमगान, जायदाद का बंटवारा नहीं करते, चाहे हमारा सर ही क्यों ना कलम हो जाए। वरासत की तकसीम वो भी इस बदसात लड़की के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर हादी ने तनफ़ुर भरी नजर आने पर डाली, बंटवारा तो तुम लोगों के बाबा सरकार खुद कर चुके हैं, मैं तो सिर्फ आगे का लाया अमल तय करूँगा, जिसका मुझे पूरा इख्तियार है। अरमगान मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल करने के बाद कान से लगा लिया। हाँ मैं शहरी। वो फाइल ड्राइव के हाथों भिजवा दो जल्दी। बात मुकम्मल करके उसने कॉल काट दी। एनी, तुम्हें इन लोगों से दबने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने हवेली का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम किया है, कागजात तैयार हो चुके हैं, अपने लिए लड़ना सीखो। अरमगान एनी को खुद से लगाए सोफे पर बैठ गया। अरमगान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए जो मुझे अपने घर में मिलता है। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, हम आज़ाद माहौल में पले बड़े हैं, मुझे इस कैद में नहीं रहना जहाँ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई का पहाड़ बन जाता है, बार बार किसी न किसी अताब का निशाना बनती हूँ। एनी इर्द-गिर्द से बेनियाज अपना ही दुखड़ा रो रही थी, जबकि इसकी बातों से अब्राम की धड़कनों में तगयानी बर्पा हो रही थी। तुम्हें मैंने सिखाया था ना, कोई अदब से पेश आए तो जो वाजिब है तुम पर एहतराम करना, वरना लोगों के लहजे उसके मुंह पर मारा करो। और मकान की कनपट्टी की रगें फड़क उठी। अब्राम, अपनी बीवी को ले जाओ और उसे समझाओ, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। और मकान के बोलने से पहले ही आतिका ने अब्राम को हुक्म दिया। आतिका, तुम कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाली? अगर आइंदा हमारे मामलात में मुदाखलत करने की हमाकत की तो ज़ुबान गद्दी से खींच कर निकाल दूंगा। मीर हादी इतना तेज़ था कि आतिका के कदम लड़खड़ाए, गिरने वाले थी कि पास खरीशा ने जल्दी से थाम लिया। मीर हादी। अरमगान हलक के बल चलाया और दूसरे लम्हे वह तौक़ुफ़ लिए बना मीर हादी के रूबरू खड़ा था। तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया था, मैं खामोश रहा। अब अगर दोबारा उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं उम्र का लिहाज भूल जाऊंगा। आतिका के तरगरू हालत देखकर अरमगान आपे से बाहर हो गया, जबकि अरमगान के इस तरह ओवर रिएक्ट करने पर आतिका हरासा से पीछे हटने लगी। हम किसी ऐरे गहरे को इजाज़त कभी नहीं देंगे कि अब हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करे। अपनी बीवी को लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बाकी हमारी हवेली की किसी फ़र्द के साथ रिश्तेदारियाँ निभाने की ज़रूरत नहीं। यास्मीन ने दरिश्ती से कहकर उसकी औकात दिखा दी। भाई और बेटे को एक दूसरे के मुकाबले देखकर आतिका बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी। खौफ अंदेशे पर यह अजनबी लड़का आज इतना अतरा रहा है, तुम लोगों ने ढील दी हुई है। यास्मीन का खून उबर रहा था हवेली वालों को उसकी तरफदारी करते हुए देखकर। अरमगान को अपनी शरियानी जब्त से फटती हुई महसूस हुई। दिल बगावत पर उतर आया। दिल के किसी कोने में दबके हुए बेटा होने के एहसास ने सर उठाया। ईशा के हाथों से आतिका का बाजू छिड़ाकर उसने आतिका को अपने पीछे कर दिया और उसके आगे हनी दीवार बनकर खड़ा हो गया। अरमगान नहीं, आतिका ने अपने लग्ज़े शहज़ादा हाथ आतिफिशा बने बेटे के कंधे पर रखकर उसके अंदर उबलते हुए मादे को फटने से रोका।
अरमगान ने अपने कंधे पर लड़सता लम्स महसूस करके वो हाथ नरमी से अपनी मजबूत दाहिनी हाथ में लेकर उस पर अकीदत से लब रख कर उसकी ढारस बांधी, जबकि आदिका की आंखें शिद्दत जज्बात से बंद हो गई और वहीं अरमगान की बांसों में ढेर हो गई। मोम! अरमगान की दिलखराश चीखों ने हवेली के दर दीवार हिला दिए।